Q1 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स और रुडोल्फ रोथ जैसी हस्तियां किससे जुड़ी थीं? ए. औपनिवेशिक प्रशासनिक सुधार और कानूनी संहिताकरण। बी. मुगल काल की भारतीय कला और वास्तुकला का अध्ययन। सी. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांतिकारी गतिविधियां। डी. प्राचीन भारतीय ग्रंथों और संस्कृति पर ऐतिहासिक और भाषा विज्ञान संबंधी शोध। सही उत्तर डी। व्याख्या विकल्प ऑफ डी सही है। मैक्स मूलर, मोनियर विलियम्स और रुडोल्फ रोथ प्रमुख प्राच्यविद ओरिएंटलिस्ट्स थे। इन्होंने ऋग्वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया और भारतीय भाषाओं एवं संस्कृति पर गहरा शोध किया। विकल्प ऑफ ए गलत है। प्रशासनिक सुधारों से लॉर्ड मैकाले या जेम्स स्टीफन जैसे लोग जुड़े थे। विकल्प ऑफ बी गलत है। मुगल कला के अध्ययन से इनका मुख्य संबंध नहीं था। इनका ध्यान प्राचीन वैदिक साहित्य पर था। विकल्प ऑन सी गलत है। ये विद्वान थे, न कि स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारी। Q2 निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल से जुड़ी है? 1. भारतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष करना। 2. वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम का अधिनियमन। 3. स्थानीय स्वशासन पर सरकारी संकल्प। 4. महारानी विक्टोरिया द्वारा कैसर हिंद की उपाधि ग्रहण करना। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1, 2 और 4, डी. 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर सी। व्याख्या कथन एक सही है। लिटन ने भारतीयों को सिविल सेवा से बाहर रखने के लिए आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। कथन 2 सही है। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लिटन ने ही पारित किया था ताकि भारतीय भाषाओं के अखबारों पर नियंत्रण रखा जा सके। कथन 3 गलत है। स्थानीय स्वशासन का संकल्प 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था, लिटन द्वारा नहीं। कथन 4 सही है। 1877 के दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि लिटन के समय दी गई थी। Q3 औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका गठन 1851 में लैंड होल्डर्स सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से हुआ था। 2. इसने ब्रिटिश सरकार से भारत के लिए लोकप्रिय चरित्र की एक अलग विधायिका की स्थापना की मांग की। 3. एसोसिएशन द्वारा की गई मांग के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 1853 के चार्टर अधिनियम ने भारतीयों को पूर्ण विधायी स्वायत्तता प्रदान की। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 1 और 2C केवल 2 और 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर बी। व्याख्या कथन 1 सही है। 1851 में कलकत्ता में इन दो संस्थाओं को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया गया था। कथन 2 सही है। इसकी मुख्य मांगों में एक अलग विधायी परिषद और करों में कमी शामिल थी। कथन 3 गलत है। 1853 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग तो किया, लेकिन भारतीयों को पूर्ण विधायी स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई थी। Q4 आधुनिक भारतीय इतिहास में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 1876 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में की थी। 2. इसका उद्देश्य भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में राजनीतिक प्रशासन को प्रभावित करना था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल ना तो 1 और न ही 2। सही उत्तर बी। व्याख्या कथन 1 गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में दादाभाई नौरोजी ने लंदन में की थी, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने नहीं। कथन 2 सही है। इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन की जनता और संसद को भारतीय मुद्दों से अवगत कराना और भारत के पक्ष में जनमत बनाना था। Q5 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। हाल ही में समाचारों में देखा गया नेमालाइन मायोपैथी। 1. यह एक यौन संचारित रोग है जो मानव पेपिलोमा वायरस HPV के लगातार संक्रमण के कारण होता है। 2. मांसपेशियों के कामकाज के लिए आवश्यक प्रोटीन को खराब करके मांसपेशियों को कमजोर बनाता है। 3. यह एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के गरीब समुदायों में व्यापक रूप से प्रचलित है। 4. इसका इलाज संभव नहीं है क्योंकि इस विकार के लिए कोई उपचार उपलब्ध नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A 1 और 4, B 1 और 3C, 2 और 4D 2 और 3। सही उत्तर C। व्याख्या कथन 1 गलत है। नेमालाइन मायोपैथी एक जन्मजात अनुवांशिक जेनेटिक विकार है, न कि यौन संचारित रोग। कथन 2 सही है। यह रोग मांसपेशियों में प्रोटीन के निर्माण को प्रभावित करता है, जिससे मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। कथन 3 गलत है। यह कोई उष्णकटिबंधीय संक्रमण नहीं है, बल्कि एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है।
कथन 4 सही है। वर्तमान में इसका कोई स्थायी इलाज उपलब्ध नहीं है, केवल इसके लक्षणों का प्रबंधन किया जा सकता है। Q6 आधुनिक भारतीय इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसे भारतीय एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। 2. इसने भारत और इंग्लैंड में एक साथ सिविल सेवा परीक्षाएं आयोजित करने की मांग की। 3. इसने सार्वजनिक व्यवस्था की आवश्यकता के रूप में शस्त्र अधिनियम 1878 के अधिनियमन का समर्थन किया। 4. बाद में 1886 में इसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A खोल केवल 1 और 2, B केवल 1, 2 और 4, C केवल 3 और 4, D 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर B। व्याख्या: कथन 1 सही है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता की स्थापना 1876 में बनर्जी और बोस ने की थी। कथन 2 सही है। यह संस्था सिविल सेवा परीक्षा के भारतीयकरण और इसे भारत में भी आयोजित करने के लिए आंदोलन कर रही थी। कथन 3 गलत है। एसोसिएशन ने शस्त्र अधिनियम आर्म्स एक्ट का कड़ा विरोध किया था, समर्थन नहीं। कथन 4 सही है। 1886 के दूसरे कांग्रेस अधिवेशन में इसका कांग्रेस में विलय हो गया। Q7 आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। 1. पूना सार्वजनिक सभा 1870 - गोपाल कृष्ण गोखले। 2. बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 फिरोज शाह मेहता। 3. मद्रास महाजन सभा 1884 - पी आनंद चार्लू। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल तीनों, D होल कोई नहीं। सही उत्तर B। व्याख्या: पंक्ति 1 गलत है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना MG रानाडे और GV जोशी द्वारा की गई थी। गोखले इसके बाद में सदस्य बने थे। पंक्ति 2 सही है। इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, KT तेलंग और बदरुद्दीन तैयबजी ने की थी। पंक्ति 3 सही है। इसकी स्थापना P आनंद चार्लू, MV राघवाचारी और B सुब्रमण्यम अय्यर ने की थी। चूंकि 2 और 3 सही हैं, इसलिए उत्तर केवल 2 होगा। Q8 निम्नलिखित में से किस कारक ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में भूमिका निभाई? 1. पश्चिमी शिक्षा का परिचय। 2. प्रेस और स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों का विकास। 3. परिवहन और संचार के आधुनिक साधनों का विकास। 4. ब्रिटिश शासन के अधीन भारत का प्रशासनिक और आर्थिक एकीकरण। 5. अंग्रेजों द्वारा नस्लीय भेदभाव और आर्थिक शोषण की नीतियां। 6. भारतीय विद्वानों द्वारा भारतीय संस्कृति और इतिहास का पुनरुद्धार। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1, 2, 3 और 5, B केवल 2, 3, 4 और 6, C केवल 1, 3, 4, 5 और 6, D 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सही उत्तर D। व्याख्या: राष्ट्रवाद के उदय के लिए ये सभी कारक जिम्मेदार थे। पश्चिमी शिक्षा ने आधुनिक विचार दिए, प्रेस ने विचारों का प्रसार किया, रेलवे तार ने लोगों को जोड़ा और ब्रिटिश शोषण एवं भेदभाव ने भारतीयों में एकता और विरोध की भावना पैदा की। Q9 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह 1885 में बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था। 2. व्योमेश चंद्र बनर्जी ने सत्र की अध्यक्षता की। 3. इस सत्र में पूरे भारत से 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A खोल केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर D। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सभी सही हैं। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दिसंबर 1885 में बॉम्बे में हुआ था। इसके अध्यक्ष WC बनर्जी थे और इसमें देश भर से 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। Q10 हाल ही में रूस में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ। इस शिखर सम्मेलन के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम रहे? 1. इस शिखर सम्मेलन में मिस्र, ईरान और सऊदी अरब को पहली बार ब्रिक्स समूह के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया। 2. ब्रिक्स सीमा पार भुगतान प्रणाली बनाने का प्रस्ताव रखा गया। 3. ब्रिक्स देशों में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स अनाज एक्सचेंज को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A केवल 1 और 2, B केवल 2, C केवल 2 और 3, D केवल 3। सही उत्तर B। व्याख्या: कथन 1 गलत है। इन देशों को 15वें शिखर सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आमंत्रित किया गया था और वे 1 जनवरी 2024 से सदस्य बने।
16वें शिखर सम्मेलन में नए पार्टनर कंट्रीज की श्रेणी बनाई गई है। कथन 2 सही है। रूस ने ब्रिक्स पे जैसी सीमापार भुगतान प्रणाली का प्रस्ताव रखा ताकि डॉलर पर निर्भरता कम हो सके। कथन 3 गलत है। अनाज एक्सचेंज के विचार पर चर्चा हुई और समर्थन मिला, लेकिन इसे अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं किया गया है। यह एक भविष्य का प्रस्ताव है। Q11 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC) के गठन से जुड़े विभिन्न सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। सिद्धांत विवरण। समर्थक 1. सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत। कांग्रेस की स्थापना अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपने गुस्से और असंतोष को सुरक्षित रूप से व्यक्त करने की अनुमति देने के लिए की गई थी, ताकि अंग्रेजों के खिलाफ किसी भी नागरिक विद्रोह को रोका जा सके। A.O. ह्यूम। 2. तड़ित चालक सिद्धांत। कांग्रेस का गठन उभरती हुई राष्ट्रवादी ऊर्जा को आकर्षित करने और शांतिपूर्ण संवैधानिक मार्ग की ओर निर्देशित करने के लिए किया गया था। लाला लाजपत राय। 3. षड्यंत्र सिद्धांत। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को नष्ट करने के लिए अंग्रेजों ने जानबूझकर कांग्रेस की स्थापना की थी। रजनी पाम दत्त। उपरोक्त पंक्तियों में से किसमें दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? A केवल 1 और 3B, केवल 2C, केवल 3D, 1, 2 और 3। सही उत्तर C। व्याख्या। बिंदु 1 गलत है। हालांकि सेफ्टी वॉल्व का विवरण सही है, लेकिन इसके मुख्य समर्थक लाला लाजपत राय थे, जिन्होंने यंग इंडिया में इसे लोकप्रिय बनाया, न कि A.O. ह्यूम। ह्यूम को इसका जनक माना जाता है, पर सिद्धांत के समर्थक के रूप में राष्ट्रवादी इसका उपयोग अंग्रेजों की आलोचना के लिए करते थे। बिंदु 2 गलत है। तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर का सिद्धांत गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था। उनका मानना था कि ह्यूम का उपयोग एक कवच के रूप में किया गया था। बिंदु 3 सही है। रजनी पाम दत्त R.P. डट ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में इस षड्यंत्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। Q12 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों दोनों में विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की। 2. इसने पहली बार विधान परिषदों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली शुरू की। 3. इसने विधान परिषदों के सदस्यों को सार्वजनिक हित के मामलों पर अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर मतदान करने की अनुमति दी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A केवल 1B, केवल 3C, 1 और 3D, 2 और 3। सही उत्तर A। व्याख्या। कथन 1 सही है। इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। कथन 2 गलत है। इसमें चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, बल्कि एक सीमित और अप्रत्यक्ष नामांकन प्रक्रिया का प्रावधान था। कथन 3 गलत है। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने की अनुमति तो थी, लेकिन वे अनुपूरक प्रश्न सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते थे और न ही बजट पर मतदान कर सकते थे। Q13 भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित उपायों पर विचार करें। 1. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति। 2. बंगाल विभाजन को रद्द करना। 3. राजद्रोह कानून। उपर्युक्त में से कौन सा से उपाय वायसराय लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान किए गए थे? A केवल 1B, केवल 3C, केवल 1 और 3D, 1, 2 और 3। सही उत्तर A। व्याख्या। कथन 1 सही है। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में रेले आयोग, विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति की थी। कथन 2 गलत है। बंगाल विभाजन 1905 में कर्जन ने किया था, जबकि इसे रद्द 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय किया गया था। कथन 3 गलत है। राजद्रोह कानून सेडिशन लॉ सेक्शन 124A मूल रूप से 1870 में आया था। हालांकि कर्जन ने कड़े कानून बनाए, लेकिन इस प्रश्न के संदर्भ में केवल विकल्प 1 सबसे सटीक बैठता है। Q14 उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा मांगे गए सामान्य प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्होंने निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की मांग की। 2. उन्होंने एशिया में ब्रिटिश नियंत्रण का विस्तार करने के लिए एक आक्रामक विदेश नीति का समर्थन किया। 3. उन्होंने प्रशासनिक लागत को कम करने और भारतीयों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के लिए सिविल सेवाओं के भारतीयकरण की वकालत की। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1 और 3, B केवल 1 और 2, C केवल 2 और 3D, 1, 2 और 3। सही उत्तर A। व्याख्या। कथन 1 सही है। उदारवादी हमेशा से शक्तियों के पृथक्करण के पक्षधर थे। कथन 2 गलत है। उदारवादियों ने ब्रिटिश सरकार की आक्रामक विदेश नीति और सैन्य खर्चों का विरोध किया था, समर्थन नहीं। कथन 3 सही है।
उन्होंने सेवाओं के भारतीयकरण की मांग की ताकि नस्लवाद कम हो और प्रशासन सस्ता पड़े। Q15 खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा हाल ही में अपनाई गई रोम घोषणा का मुख्य उद्देश्य है ए यह सुनिश्चित करना कि सभी को पौष्टिक और उच्च गुणवत्ता वाला भोजन उपलब्ध हो। बी होल कृषि और खाद्य क्षेत्र में जल की कमी को दूर करना। सी होल किसान परिवारों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराना। डी ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना। सही उत्तर बी। व्याख्या विकल्प और बी सही है। हाल ही में FAO की रोम घोषणा कृषि में जल की कमी वाटर स्कैर्सिटी इन एग्रीकल्चर पर केंद्रित थी ताकि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अन्य विकल्प सामान्य उद्देश्य हैं। विशिष्ट घोषणा का उद्देश्य जल प्रबंधन है। Q16 ब्रिटिश भारत में प्रारंभिक राष्ट्रवादियों उदारवादियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष अपनी मांगें रखने के लिए कानून की सीमाओं के भीतर याचिकाओं, बैठकों और प्रस्तावों जैसे संवैधानिक तरीकों का इस्तेमाल किया। 2. उनका उद्देश्य भारत में जनमत जागृत करना और ब्रिटेन में भारतीय मांगों के समर्थन के लिए अभियान चलाना था। 3. उनका मानना था कि ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में है। 4. उन्होंने स्वशासन की मांग के लिए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा अभियान चलाए। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर ए। व्याख्या कथन 1, 2 और 3 सही हैं। उदारवादी प्रार्थना और याचिका 3P- पिटिशन प्रेयर प्रोटेस्ट में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन को सुधार जा सकता है। कथन 4 गलत है। देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और सविनय अवज्ञा सिविल डिसोबीडियंस का तरीका बाद के उग्रवादी और गांधीवादी चरणों की विशेषता थी, उदारवादियों की नहीं। Q17 आधुनिक भारतीय इतिहास में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान और बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। 2. इसका गठन हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने और कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों का समर्थन करने के लिए किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर ए। व्याख्या कथन 1 सही है। 1888 में इसकी स्थापना इन्हीं दोनों ने की थी। कथन 2 गलत है। इसका उद्देश्य कांग्रेस का विरोध करना और लोगों को कांग्रेस से जुड़ने से रोकना था, न कि कांग्रेस का समर्थन करना। Q18 आधुनिक भारतीय इतिहास में अंग्रेजों द्वारा उठाए गए निम्नलिखित उपायों पर विचार करें। 1. नाटू बंधुओं को बिना मुकदमा चलाए निर्वासित करना। 2. रॉलेट एक्ट का पारित होना। 3. ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का पारित होना। 4. कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियां। उपर्युक्त में से कितने उपायों ने भारत में उग्र राष्ट्रवाद 1905-09 के उदय में योगदान दिया? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या बिंदु 1, 3 और 4 सही हैं। 1897 में नाटू बंधुओं का निर्वासन, 1904 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और कर्जन की दमनकारी नीतियों जैसे बंगाल विभाजन ने उग्र राष्ट्रवाद को जन्म दिया। बिंदु 2 गलत है। रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जो 1905-09 के कालखंड के बहुत बाद की घटना है, अतः केवल 3 उपाय सही हैं। Q19 भारतीय राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान गठित स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसका गठन 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी. राजगोपालाचारी ने किया था। 2. पार्टी का तात्कालिक उद्देश्य शीघ्र पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। 3. यद्यपि स्वराज पार्टी के सदस्य विधानमंडलों में शामिल हो गए, फिर भी वे कांग्रेस कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्ध रहे और इसके ढांचे के भीतर ही काम करते रहे। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या कथन 1 गलत है। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास CR दास ने किया था। राजगोपालाचारी नो चेंजर्स परिवर्तन विरोधी गुट में थे। कथन 2 सही है। उनका लक्ष्य परिषदों में प्रवेश कर बाधा पहुंचाना और स्वशासन स्वतंत्रता की दिशा में बढ़ना था। कथन 3 सही है। स्वराज्यों ने कांग्रेस से अलग होने के बावजूद खुद को कांग्रेस का हिस्सा ही माना। Q20 निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। 2. मिस्र। 3. काबो वर्डे। 4. नाइजीरिया। उपर्युक्त देशों में से किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? ए होल केवल 1,
और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर सी। व्याख्या। विकल्प ऑफ सी सही है। हाल के वर्षों में डब्ल्यूएचओ ने मिस्र और काबो वर्डे को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। कांगो और नाइजीरिया अभी भी मलेरिया प्रभावित देश हैं। Q21 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में उदारवादी राष्ट्रवादियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन आई। उदारवादी नेताओं ने विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व बढ़ाने की वकालत की। कथन 2। उनका मानना था कि ब्रिटिश संवैधानिक ढांचे के भीतर काम करने से भारतीयों को धीरे धीरे अधिक स्वशासन प्राप्त होगा। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए। कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं, लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन 2 सही नहीं है। डी कथन आई सही नहीं है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन आई और 2 दोनों सही हैं। उदारवादियों का अटूट विश्वास था कि संवैधानिक सुधारों और परिषदों में भागीदारी के जरिए ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त किए जा सकते हैं। कथन 2 उनके उस मूल दर्शन को दर्शाता है जिसके कारण वे कथन आई में दी गई मांग कर रहे थे। Q22 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भारत में 20वीं सदी की शुरुआत में उग्रवादी राष्ट्रवादियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए हानिकारक था। 2. उन्होंने राजनीतिक कार्रवाई के प्रत्यक्ष तरीकों के इस्तेमाल की वकालत की। 3. उन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की स्थापना को राष्ट्रीय आंदोलन का तात्कालिक लक्ष्य घोषित किया। 4. उन्होंने भारत की सांस्कृतिक विरासत और अतीत के गौरव से प्रेरणा ली। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1 सही है। उग्रवादी मानते थे कि ब्रिटिश शासन भारत का आर्थिक और सांस्कृतिक शोषण कर रहा है। कथन 2 सही है। उन्होंने केवल प्रार्थनाओं के बजाय बहिष्कार, स्वदेशी और निष्क्रिय प्रतिरोध जैसे प्रत्यक्ष तरीकों पर जोर दिया। कथन 3 गलत है। उग्रवादियों का प्रारंभिक लक्ष्य स्वराज था, जिसे उस समय अक्सर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन के रूप में समझा जाता था। पूर्ण स्वतंत्रता को आधिकारिक लक्ष्य बहुत बाद में 1929 बनाया गया था। कथन 4 सही है। तिलक और अरविंदो जैसे नेताओं ने शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव और प्राचीन भारतीय गौरव के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद भरा। Q23 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में बंगाल विभाजन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई। जुलाई 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित करने का आदेश जारी किया। कथन 2 ब्रिटिश अधिकारियों के अनुसार बंगाल प्रांत अपने विशाल क्षेत्र और बड़ी आबादी के साथ प्रभावी ढंग से प्रशासित करने के लिए बहुत बड़ा था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई का सही व्याख्या नहीं है। सी होल कथन आई सही है, लेकिन कथन आई सही है। डी होल कथन आई गलत है, लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन आई सही है। लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की आधिकारिक घोषणा की थी। कथन 2 सही है। अंग्रेजों ने आधिकारिक तौर पर प्रशासनिक सुविधा को ही विभाजन का कारण बताया था। हालांकि वास्तविक उद्देश्य बंगाल के राष्ट्रवादी आंदोलन को कमजोर करना था, लेकिन आधिकारिक तर्क यही दिया गया था। Q24 स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस नेता ने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र की जीवनदायिनी है? ए होल गोपाल कृष्ण गोखले, बी होल बिपिन चंद्र पाल, सी होल बाल गंगाधर तिलक, डी होल अरबिंदो घोष। सही उत्तर डी। व्याख्या। विकल्प ऑफ डी सही है। यह प्रसिद्ध कथन अरबिंदो घोष का है। उन्होंने अपने लेखों में जोर दिया था कि बिना राजनीतिक आज़ादी के कोई भी सामाजिक या शैक्षिक सुधार संभव नहीं है। Q25 फॉरएवर केमिकल्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये वे रसायन हैं जो पर्यावरण में बहुत लंबे समय तक बने रहते हैं। 2. फॉरएवर केमिकल्स का उपयोग जल विकर्षक और दाग प्रतिरोधी कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। 3. दीर्घकालिक रूप से रसायनों के संपर्क में रहने से मनुष्यों में प्रजनन और विकास संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। 4. फॉरएवर केमिकल्स का कृत्रिम उत्पादन नहीं किया जा सकता, लेकिन विभिन्न उपयोगों के लिए इन्हें वायुमंडल से निकाला जा सकता है।
उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए खोल केवल 1, 2 और 3 बी, केवल 2 और 3 सी, केवल 1 और 3 डी, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। PFAS पर एंड पॉलीफ्लोरोअल्काइल सब्सटेंसेस को फॉरएवर केमिकल्स कहते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होते। इनका उपयोग नॉन-स्टिक पैन, जलरोधी कपड़ों और अग्निशमन झाग में होता है। ये कैंसर और प्रजनन संबंधी बीमारियों का कारण बनते हैं। कथन 4 गलत है। ये पूरी तरह से मानव निर्मित कृत्रिम रसायन हैं। इन्हें वायुमंडल से नहीं निकाला जाता बल्कि कारखानों में बनाया जाता है। Q26 स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वयंसेवक दल या समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। 2. बारीसाल में स्वदेशी संगम का गठन ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ उग्र विद्रोह को संगठित करने के लिए किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर डी। व्याख्या: कथन 1 गलत है। स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने बारीसाल बंगाल में किया था, न कि तमिलनाडु में। कथन 2 गलत है। तमिलनाडु में स्वदेशी विचारों के प्रसार के लिए वीओ चिदंबरम पिल्लई और अन्य द्वारा स्वदेशी संगम का गठन किया गया था। यह विद्रोह के लिए नहीं, बल्कि स्वदेशी के प्रचार के लिए था। कथनों में स्थानों और संस्थाओं को आपस में बदल दिया गया है। Q27 स्वदेशी आंदोलन के दौरान कार्यक्रमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना अरबिंदो घोष ने की थी। 2. राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का उद्देश्य अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा देना था। 3. बंगाल प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों को उन्नत शिक्षा के लिए विदेश भेजने के लिए की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? ए होल केवल 1 और 2, बी होल केवल 1, सी होल केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन 1 गलत है। अरबिंदो घोष इसके प्रथम प्राचार्य प्रिंसिपल थे, संस्थापक नहीं। इसकी स्थापना नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के तहत हुई थी। कथन 2 गलत है। इसका उद्देश्य शिक्षा को स्वदेशी भारतीय भाषाओं और मूल्यों के माध्यम से देना था, न कि अंग्रेजी माध्यम से। कथन 3 सही है। तकनीकी शिक्षा के लिए बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। ध्यान दें, प्रश्न में सही नहीं है पूछा गया है, अतः उत्तर विकल्प सी होगा। Q28 वे बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे और उन्होंने युगांतर समूह का नेतृत्व किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने विदेशी समर्थन से एक सशस्त्र विद्रोह का आयोजन किया जिसे इंडो जर्मन षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है। 1915 में ओडिशा के बालासोर में ब्रिटिश पुलिस के साथ भीषण गोलीबारी में उनकी मृत्यु हो गई। उपर्युक्त परिच्छेद में किस क्रांतिकारी का वर्णन किया गया है? ए होल सूर्य सेन, बी होल रास बिहारी बोस, सी होल जतींद्रनाथ मुखर्जी, डी होल सचिंद्र सान्याल। सही उत्तर सी। व्याख्या: विकल्प ऑन सी सही है। यह विवरण बाघा जतिन के नाम से प्रसिद्ध जतींद्रनाथ मुखर्जी का है। वे बालासोर में अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। Q29 प्रारंभिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में उदारवादियों और गर्मपंथियों की तुलना करते हुए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. उदारवादी संवैधानिक सुधारों और क्रमिक राजनीतिक प्रगति में विश्वास करते थे, जबकि गर्मपंथी स्वराज प्राप्ति के लिए बहिष्कार और निष्क्रिय प्रतिरोध के प्रयोग का समर्थन करते थे। 2. गर्मपंथी लोग ब्रिटिश शासन को एक दैवीय मिशन मानते थे और नरमपंथियों के विपरीत ब्रिटेन के साथ घनिष्ठ राजनीतिक संबंधों का समर्थन करते थे। 3. चरमपंथी भारतीय संस्कृति और इतिहास से वैचारिक प्रेरणा लेने के लिए अधिक इच्छुक थे, जबकि उदारवादी पश्चिमी उदारवाद की ओर देखते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए कोल केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन 1 सही है। उदारवादी संवैधानिक तरीकों के पक्षधर थे, जबकि गर्मपंथी अधिक सक्रिय संघर्ष के। कथन 2 गलत है। ब्रिटिश शासन को दैवीय मिशन मानना उदारवादियों नरमपंथियों की सोच थी, गर्मपंथियों की नहीं। गर्मपंथी तो ब्रिटिश शासन को शत्रु मानते थे। कथन 3 सही है। गर्मपंथियों ने तिलक के नेतृत्व में भारतीय गौरव पर बल दिया, जबकि उदारवादी ब्रिटिश न्यायप्रियता और पश्चिमी लोकतंत्र से प्रभावित थे। Q30 मूनलाइट लूनर कम्युनिकेशंस एंड नेविगेशन सर्विसेज LCNS कार्यक्रम जो हाल ही में समाचारों में रहा, किससे संबंधित है? ए. चंद्र मिशनों के लिए समर्पित चंद्र अंतरिक्ष स्टेशनों की स्थापना। बी होल भविष्य के चंद्र मिशनों को समर्थन देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना।
सी अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के संचालन के लिए संचार और नेविगेशन सेवाओं में सुधार करना। डी सोल चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद पृथ्वी पर लौटने के लिए आवश्यक प्रमुख प्रौद्योगिकियों का विकास करना। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प ऑफ बी सही है। यह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के चारों ओर उपग्रहों का एक नेटवर्क बनाना है ताकि भविष्य के मिशनों को संचार और जीपीएस जैसी नेविगेशन सेवाएं मिल सकें। Q31 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप प्रगतिशील सुधार के रूप में सहमति आयु विधेयक 1891 का समर्थन किया। कथन 2। सहमति आयु विधेयक का उद्देश्य औपनिवेशिक भारत में लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाना था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन आई की व्याख्या करता है। बी होल कथन आई और कथन 2 दोनों सही हैं लेकिन कथन 2 कथन आई की व्याख्या नहीं करता है। सी होल कथन आई सही है लेकिन कथन 2 गलत है। डी होल कथन आई गलत है लेकिन कथन 2 सही है। सही उत्तर डी। व्याख्या। कथन आई गलत है। तिलक ने इस विधेयक का विरोध किया था। उनका मानना था कि विदेशी सरकार को हमारे सामाजिक धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। कथन 2 सही है। एज ऑफ कॉन्सेंट एक्ट 1891 ने लड़कियों के लिए शारीरिक संबंध विवाह की सहमति की आयु 10 से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी थी। Q32 निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन। अध्यक्ष। विशेषता 1 1905 बनारस। दादा भाई नौरोजी। स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख किया गया। 2 1906 कलकत्ता। बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी आंदोलन के अतिवादी कार्यक्रम की आलोचना की। 3 1907 सूरत। रास बिहारी घोष। कांग्रेस में नरमपंथी और गरमपंथी में विभाजन। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? ए खोल केवल 1, बी खोल केवल 2, सी खोल तीनों, डी कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या। बिंदु 1 गलत है। 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। स्वराज शब्द का उल्लेख 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने किया था। बिंदु 2 गलत है। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी थे। तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहे। इस अधिवेशन में अतिवादी कार्यक्रमों स्वदेशी बहिष्कार को स्वीकार किया गया था, न कि आलोचना की गई थी। बिंदु 3 सही है। 1907 के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष थे और इसी में कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। Q33 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 केंद्र और प्रांतों दोनों की विधायिकाएं समग्र रूप से बजट पर मतदान कर सकती थीं। 2 मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका का प्रावधान किया गया, जिससे केवल मुस्लिम मतदाता ही मुस्लिम उम्मीदवारों को चुन सकें। 3 इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पहली बार वायसराय की कार्यकारी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए खोल केवल 1 और 3, बी केवल 1 और 2, सी खोल केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1 गलत है। सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे और प्रस्ताव पेश कर सकते थे, लेकिन उन्हें समग्र बजट पर मतदान करने का अधिकार नहीं था। कथन 2 सही है। इसे मॉर्लेमेंटो सुधार भी कहते हैं, जिसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत की। कथन 3 सही है। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। Q34 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान पारित निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करें। 1 राजद्रोही सभा अधिनियम 1907। 2 भारतीय समाचार पत्र अपराधों को उकसाना अधिनियम 1908। 3 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908। 4 भारतीय प्रेस अधिनियम 1910। उपरोक्त में से कितने अधिनियमों का प्रयोग ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा स्वदेशी आंदोलन के दमन के लिए किया गया था? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर डी। व्याख्या। सभी 4 सही हैं। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधियों को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने ये सभी दमनकारी कानून एक के बाद एक पारित किए थे। Q35 राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा NHA
अनुमान 2020-21 और 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. पिछले दशक में सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का स्वास्थ्य व्यय दोगुना हो गया है। 2. कुल स्वास्थ्य व्यय THE में आउट ऑफ पॉकेट व्यय OOPE की हिस्सेदारी 2013-14 से 2021-22 के बीच लगातार घटी है। 3. निजी स्रोतों सहित भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6.5% है। 4. वर्तमान स्वास्थ्य व्यय CHE में केंद्र सरकार का योगदान राज्य सरकारों के योगदान से अधिक है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1 और 3, B केवल 2, C केवल 4, D केवल 1, 2 और 4। सही उत्तर B। व्याख्या: कथन 2 सही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लोगों द्वारा अपनी जेब से किया जाने वाला खर्च OOPE कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में लगातार कम हुआ है। कथन 1 गलत है। केंद्र का स्वास्थ्य व्यय बढ़ा तो है, लेकिन सकल घरेलू उत्पाद GDP के प्रतिशत के रूप में ये दोगुना नहीं हुआ है। यह लगभग 1.1% से 1.9% के बीच रहा है। कथन 3 गलत है। भारत का कुल स्वास्थ्य व्यय GDP का लगभग 3.8% से 4% के आसपास है, 6.5% नहीं। कथन 4 गलत है। स्वास्थ्य एक राज्य का विषय है, इसलिए वर्तमान स्वास्थ्य व्यय में राज्य सरकारों का योगदान केंद्र से अधिक रहता है। Q36 भारत के स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण 1900-1910 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या जैसे व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्य शामिल थे। 2. इसमें क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से की गई स्वदेशी डकैतियां शामिल थीं। 3. क्रांतिकारी समूहों ने भारत और विदेश दोनों जगह सैन्य षड्यंत्र रचने का प्रयास किया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1 और 2, B 1, 2 और 3, C केवल 1 और 3, D केवल 2 और 3। सही उत्तर B। व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। प्रथम चरण में अनुशीलन समिति और अभिनव भारत जैसे समूहों ने व्यक्तिगत हत्याएं जैसे किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, धन के लिए डकैतियां जैसे बरा डकैती और सैन्य विद्रोह की योजनाएं जैसे इंडो जर्मन षड्यंत्र बनाई थीं। Q37 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें। 1. बरिंद्र कुमार घोष। 2. सोहन सिंह भकना। 3. श्यामजी कृष्ण वर्मा। 4. भूपेंद्रनाथ दत्त। उपरोक्त में से कितने युगांतर समूह से जुड़े थे? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल केवल 3, D होल सभी 4। सही उत्तर B। व्याख्या: केवल 2 सही हैं। बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्त युगांतर समूह अखबार से जुड़े मुख्य व्यक्ति थे। सोहन सिंह भकना गदर पार्टी से जुड़े थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। Q38 मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस 1908 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस में शामिल क्रांतिकारी मुख्य रूप से गदर पार्टी से जुड़े थे। 2. इस मामले में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को ब्रिटिश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और दोनों को फांसी दे दी गई। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर D। व्याख्या: कथन 1 गलत है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अनुशीलन समिति युगांतर से जुड़े थे, गदर पार्टी से नहीं। कथन 2 गलत है। प्रफुल्ल चाकी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए खुद को गोली मार ली थी, शहीद हो गए, जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर फांसी दी गई थी। दोनों को फांसी नहीं हुई थी। Q39 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें। आयोजन, संबद्ध नेता, विवरण। 1. मुरारीपुकुर षड्यंत्र 1908-09। रामप्रसाद बिस्मिल अलीपुर बम कांड से जुड़ा। 2. बरा डकैती 1908। बरिंद्र कुमार घोष हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA द्वारा डकैती के माध्यम से धन जुटाने की गतिविधि। 3. दिल्ली षड्यंत्र केस 1912। रास बिहारी बोस वायसराय हार्डिंग की हत्या का प्रयास। उपरोक्त पंक्तियों में से कितनी पंक्तियों में दी गई जानकारी सही ढंग से सुमेलित है? A खोल केवल 1, B खोल केवल 2, C खोल तीनों, D कोई नहीं। सही उत्तर A। व्याख्या: बिंदु 1 गलत है। मुरारीपुकुर अलीपुर कांड से बरिंद्र कुमार घोष और अरबिंदो घोष जुड़े थे, बिस्मिल नहीं। बिंदु 2 गलत है। बरा डकैती का आयोजन ढाका अनुशीलन समिति के पुलिन बिहारी दास ने किया था। HRA और बिस्मिल का संबंध 1925 की काकोरी ट्रेन डकैती से था। बिंदु 3 सही है।
रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल ने चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाई थी। Q40 निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के संरक्षित क्षेत्रों में तितली प्रजाति विविधता में प्रथम स्थान पर है? ए होल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी होल बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर डी। व्याख्या विकल्प ऑफ डी सही है। अरुणाचल प्रदेश का नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान अपनी अत्यधिक जैव विविधता और तितलियों की सर्वाधिक प्रजातियों के लिए जाना जाता है। Q41 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जिमरमैन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये योजना प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विकसित की गई थी। 2. इसका उद्देश्य विदेशों में भारतीय क्रांतिकारियों के नेटवर्क की मदद से भारत में हथियारों और गोला बारूद की तस्करी करना था। 3. विनायक दामोदर सावरकर इस योजना के मुख्य योजनाकार थे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा से सही है? एक होल केवल 1 और 2B, केवल 2C, केवल 1 और 3D, 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या कथन 1 और 2 सही हैं। इसे इंडो जर्मन षड्यंत्र भी कहते हैं। लाला हरदयाल और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने जर्मनी की मदद से भारत में विद्रोह के लिए हथियार भेजने की योजना बनाई थी। कथन 3 गलत है। सावरकर उस समय जेल काला पानी में थे। इसके मुख्य योजनाकार लाला हरदयाल चट्टोपाध्याय और बरकतुल्लाह थे। Q42 भारत के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में अभिनव भारत सोसाइटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्थापित एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। 2. कृष्णाजी गोपाल कर्वे संगठन के सदस्य थे। 3. प्रथम विश्व युद्ध के बाद सावरकर भाई के मित्र मेला को अभिनव भारत सोसाइटी में मिला दिया गया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर ए। व्याख्या कथन 1 सही है। VD सावरकर ने 1904 में इसकी स्थापना एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था के रूप में की थी। कथन 2 गलत है। कृष्णाजी गोपाल कर्वे अभिनव भारत के सदस्य तो थे, लेकिन उन्होंने मुख्य रूप से अनंत कान्हेरे के साथ मिलकर नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या की थी। हालांकि वे इसके सदस्य थे, लेकिन प्रश्न के अनुसार मुख्य स्थापना और प्रकृति पर ध्यान देना है। कथन 3 गलत है। मित्र मेला को 1904 में ही अभिनव भारत में बदल दिया गया था, न कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद। प्रथम विश्व युद्ध के समय तक यह संगठन लगभग निष्क्रिय किया जा चुका था। नोट: यदि विकल्प 1 और 2 को सही माना जाए तो उत्तर 2 हो सकता है, लेकिन UPSC के स्तर पर ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार केवल 1 अधिक सटीक बैठता है, क्योंकि कथन 3 पूरी तरह गलत है और कथन 1 स्थापना वर्ष 1904 को दर्शाता है, जो स्वदेशी आंदोलन 1905 के ठीक पहले का है। Q43 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारत के बाहर सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी संबद्ध गतिविधियां। 1. श्यामजी कृष्ण वर्मा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना। 2. मैडम भीखाजी कामा, पेरिस में क्रांतिकारी पत्रिका वंदे मातरम का प्रकाशन। 3. मदनलाल ढींगरा, सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस का गठन। 4. वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना। ऊपर दिए गए युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या युग्म 1 सही सुमेलित है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। युग्म 2 सही सुमेलित है। मैडम कामा ने पेरिस से वंदे मातरम पत्रिका का संपादन और प्रकाशन किया था। युग्म 3 गलत सुमेलित है। सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारकनाथ दास और GD कुमार ने की थी। मदनलाल ढींगरा लंदन में सक्रिय थे और उन्होंने कर्जन वायली की हत्या की थी। युग्म 4 सही सुमेलित है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन में भारतीय स्वतंत्रता समिति बर्लिन कमेटी के गठन में मुख्य भूमिका निभाई थी। Q44 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में गदर आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित एक क्रांतिकारी आंदोलन था। 2. सोहन सिंह भकना और लाला हरदयाल इस आंदोलन से जुड़े प्रमुख नेता थे। 3.
अंग्रेजों ने 1919 के रॉलेट एक्ट के प्रावधानों की मदद से आंदोलन को दबा दिया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? एक होल केवल 1 और 2b, केवल 2c, केवल 1 और 3d, 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन एक सही है। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसका उद्देश्य सशस्त्र विद्रोह के जरिए भारत को आज़ाद कराना था। कथन दो सही है। सोहन सिंह भकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल इसके मुख्य रणनीतिकार थे। कथन तीन गलत है। गदर आंदोलन को मुख्य रूप से भारत रक्षा अधिनियम 1915 डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए कुचला गया था, रॉलेट एक्ट के जरिए नहीं। Q45 कोरल ट्रायंगल को दुनिया के सबसे विविध और जैविक रूप से जटिल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसकी तुलना अक्सर इसकी प्रजातियों की समृद्धि और विविधता के संदर्भ में अमेजन वर्षावन से की जाती है। इसे अक्सर समुद्रों का अमेजन कहा जाता है, जो रीफ बनाने वाले कोरल की 600 से अधिक प्रजातियों, रीफ मछलियों की लगभग 3000 प्रजातियों, ग्रह की 7 समुद्री कछुओं की प्रजातियों में से 6 और सभी ज्ञात मोलस्क प्रजातियों के 3/4 का घर है। यह अनोखा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? ए होल दक्षिण अटलांटिक महासागर, बी होल मध्य हिंद महासागर, सी होल दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर, डी होल उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर। सही उत्तर सी। व्याख्या: विकल्प ऑफ सी सही है। कोरल ट्रायंगल दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर के क्षेत्र में स्थित है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन द्वीप और तिमोर लेस्ते जैसे देश शामिल हैं। Q46 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में कोमागाटा मारू घटना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये घटना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान घटित हुई थी। 2. ये घटना पंजाब से भारतीय प्रवासियों को लेकर कनाडा के वैंकूवर जा रहे जहाज को प्रवेश देने से इनकार करने से संबंधित थी। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन एक गलत है। कोमागाटा मारू घटना 1914 में हुई थी, जो प्रथम विश्व युद्ध 1914-18 का समय था, द्वितीय विश्व युद्ध का नहीं। कथन दो सही है। यह एक जापानी जहाज था जिसे बाबा गुरदीप सिंह ने किराए पर लिया था। कनाडा सरकार ने प्रवासियों को उतरने नहीं दिया, जिसके बाद जहाज को वापस भारत लौटना पड़ा। Q47 प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश भागीदारी के प्रति विभिन्न राष्ट्रवादी समूहों की प्रतिक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं ने कर्तव्य और निष्ठा के नाते ब्रिटिश युद्ध प्रयासों का समर्थन किया। 2. बाल गंगाधर तिलक जैसे उग्रवादी नेताओं ने युद्ध में अंग्रेजों का साथ न देने का निर्णय लिया, लेकिन अंग्रेजों की मजबूरी का फायदा न उठाने का भी निर्णय लिया। 3. लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने इस अवसर का उपयोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए करने का निर्णय लिया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल तीनों, डी होल कोई नहीं। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन एक सही है। उदारवादियों ने इस उम्मीद में अंग्रेजों का साथ दिया कि युद्ध के बाद स्वशासन मिलेगा। कथन दो गलत है। तिलक और अन्य उग्रवादियों ने भी युद्ध प्रयासों का समर्थन किया था। तिलक ने तो सेना में भर्ती होने के लिए गांवों का दौरा भी किया था, इस शर्त पर कि बाद में स्वराज मिले। कथन तीन सही है। क्रांतिकारियों जैसे गदर पार्टी का मानना था कि इंग्लैंड की कठिनाई भारत का अवसर है और उन्होंने सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। चूंकि केवल 1 और 3 सही हैं, उत्तर केवल 2 होगा। Q48 बाल गंगाधर तिलक की होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. तिलक की होम रूल लीग का मुख्यालय बंबई में स्थित था। 2. इसने स्वराज के विचार को बढ़ावा दिया, भाषाई राज्यों के गठन और स्थानीय भाषाओं में शिक्षा का समर्थन किया। 3. BP वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल तिलक की होम रूल लीग के प्रमुख सदस्य थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? 1 होल केवल 1 और 3B केवल 2, C केवल 2 और 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर B। व्याख्या: कथन एक गलत है। तिलक की लीग का कार्यक्षेत्र महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार था। बंबई शहर एनी बेसेंट की लीग के कार्यक्षेत्र में आता था। कथन दो सही है। तिलक ने स्वराज की मांग को भाषाई गौरव और शिक्षा के सुधारों से जोड़ा था। कथन 3 गलत है। BP वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल एनी बेसेंट की लीग के प्रमुख सदस्य थे, तिलक की लीग के नहीं। Q49 निम्नलिखित गद्यांश पर विचार करें। एक प्रमुख ब्रह्मविद्यावादी और समाज सुधारक होने के नाते उन्होंने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
उन्होंने स्वशासन के विचार को बढ़ावा देने के लिए न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्रों का संपादन किया। उपर्युक्त गद्यांश में निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का वर्णन किया गया है? ए होल एच एस ऑलकॉट, बी होल मैडम ब्लावात्स्की, सी होल एम के गांधी, डी होल एनी बेसेंट। सही उत्तर डी। व्याख्या। विकल्प ऑफ डी सही है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी ब्रह्म विद्या की अध्यक्ष थीं और उन्होंने ही होम रूल आंदोलन के दौरान न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ अखबार चलाए थे। Q50 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY योजना के संदर्भ में। 1. यह द्वितीयक और तृतीयक अस्पताल में भर्ती के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। 2. ये योजना पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 3. इसमें 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है, चाहे उनकी आय का स्तर कुछ भी हो। 4. पूरे देश में इसकी पोर्टेबिलिटी निर्बाध है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1 सही है। यह योजना अस्पताल में भर्ती होने पर 5 लाख तक का कवर देती है। कथन 2 गलत है। यह केंद्र और राज्यों के बीच साझा वित्त पोषण 60:40 पर आधारित है। कथन 3 सही है। हाल ही में सरकार ने 70 जोड़ आयु के सभी नागरिकों के लिए इसे विस्तारित किया है। कथन 4 सही है। एक लाभार्थी देश के किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में इलाज करा सकता है। Q51 आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. गांधीजी ने 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज्य सभा कर दिया। 2. स्वराज्य सभा का बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय कर दिया गया। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। 1920 में गांधीजी के अध्यक्ष बनने के बाद लीग का नाम बदला गया और बाद में ये संस्था कांग्रेस में समाहित हो गई। Q52 1916 के लखनऊ समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग की संयुक्त मांगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. केंद्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर विधान परिषदों में निर्वाचित बहुमत होना चाहिए। 2. विधान परिषदों का कार्यकाल 5 वर्ष तक बढ़ाया जाना चाहिए। 3. वायसराय की संपूर्ण कार्यकारी परिषद भारतीयों से बनी होनी चाहिए। 4. भारत सचिव का वेतन भारतीय निधि से न देकर ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1, 2 और 4 सही हैं। ये लखनऊ समझौते की प्रमुख संवैधानिक मांगें थीं। कथन 3 गलत है। मांग ये थी कि कार्यकारी परिषद के आधे, कम से कम 50% सदस्य भारतीय होने चाहिए, न कि संपूर्ण परिषद। Q53 1916 में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व वाले गरम दल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पुनः प्रवेश का सबसे उपयुक्त कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? ए. बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होम रूल लीग आंदोलनों का बढ़ता प्रभाव। बी होल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरमपंथी और नरमपंथी दोनों गुटों को यह एहसास हुआ कि सूरत अधिवेशन में उनके विभाजन ने राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर दिया था। सी. मॉडलेमेंटो सुधारों के बाद उदारवादी गुट ने चुनावी प्रासंगिकता खो दी। डी. कांग्रेस ने दोनों गुटों को एकजुट करके मुस्लिम लीग की बढ़ती लोकप्रियता का मुकाबला करने की कोशिश की। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प और भी सही है। विभाजन के कारण राष्ट्रीय आंदोलन लगभग ठप पड़ गया था। गोखले और फिरोज शाह मेहता नरमपंथी की मृत्यु के बाद एकता का मार्ग प्रशस्त हुआ और दोनों पक्षों ने महसूस किया कि एकजुटता ही शक्ति है। विकल्प ए एक सहायक कारक था, लेकिन बी मूल राजनीतिक कारण था। Q54 आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में 1917 की अगस्त घोषणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये घोषणा तत्कालीन भारत सचिव एडविन सैमुअल मॉन्टेग्यू द्वारा की गई थी। 2. इसने भारत में स्वशासी संस्थाओं के क्रमिक विकास का प्रस्ताव रखा। 3. गांधीजी ने इस घोषणा को एक खस्ताहाल बैंक का पोस्ट डेटेड चेक बताया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए कोल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में यह ऐतिहासिक घोषणा की थी। कथन 2 सही है।
इस घोषणा का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के एक अभिन्न अंग के रूप में भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए स्वशासी संस्थाओं का क्रमिक विकास करना था। कथन 3 गलत है। गांधी जी ने क्रिप्स मिशन 1942 को एक ढहते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक कहा था, 1917 की घोषणा को नहीं। Q55 हाल ही में समाचारों में देखे गए रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस संक्रमण RSV के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये एक श्वसन रोग है जिसके लक्षण सामान्य सर्दी जुकाम जैसे होते हैं। 2. ये शिशुओं और वृद्धों में गंभीर संक्रमण का कारण बनता है। 3. इसे न तो टीकों से रोका जा सकता है और न ही विशिष्ट उपचारों से ठीक किया जा सकता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A केवल 1 और 2, B केवल 2C, केवल 2 और 3D, 1, 2 और 3। सही उत्तर A। व्याख्या। कथन 1 सही है। RSV एक आम श्वसन विषाणु है जो फेफड़ों और श्वसन मार्ग को प्रभावित करता है। इसके लक्षण नाक बहना, खांसी और बुखार जैसे होते हैं। कथन 2 सही है। यह छोटे बच्चों, शिशुओं और बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से खतरनाक हो सकता है क्योंकि ये निमोनिया और ब्रोंकियोलाइटिस का कारण बन सकता है। कथन 3 गलत है। हाल ही में RSV के लिए टीकों जैसे एब्रिसवो को मंजूरी मिल गई है। हालांकि कोई विशिष्ट एंटीवायरल दवा बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन गंभीर मामलों में उपचार और टीकों से बचाव संभव है। Q56 निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में जनराष्ट्रवाद के विकास का कारण बना? 1. युद्ध के बाद की आर्थिक कठिनाइयां जो भारतीय जनता को प्रभावित कर रही थीं। 2. 1917 की रूसी क्रांति का वैचारिक प्रभाव। 3. बोअर युद्ध दक्षिण अफ्रीका में औपनिवेशिक प्रतिरोध को उजागर करता है। 4. पेरिस शांति सम्मेलन के परिणामों से निराशा। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A1 2 और 3, B1 2 और 4, C1 3 और 4, D 2, 3 और 4। सही उत्तर B। व्याख्या। बिंदु 1, 2 और 4 सही हैं। युद्ध के कारण बढ़ी महंगाई, रूसी क्रांति से मिली समानता की प्रेरणा और शांति सम्मेलन में आत्मनिर्णय के अधिकार से भारतीयों को वंचित रखने ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। बिंदु 3 गलत है। बोअर युद्ध 1899-1902 प्रथम विश्व युद्ध से काफी पहले हुआ था। हालांकि इसने गांधी जी के विचारों को प्रभावित किया, लेकिन यह युद्ध के बाद के जन राष्ट्रवाद का तात्कालिक कारक नहीं था। Q57 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के प्रारंभ में दक्षिण अफ्रीका में अप्रवासी भारतीयों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. दक्षिण अफ्रीका में भारतीय प्रवासी ज्यादातर चीनी बागानों में गिरमिटिया मजदूरों के रूप में काम करते थे। 2. भारतीयों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया तथा उन्हें अधिकतर पृथक आवासीय क्षेत्रों तक ही सीमित रखा गया। 3. उनमें से अधिकांश साक्षर थे और राजनीतिक संघों के माध्यम से औपनिवेशिक नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध करते थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? A केवल 1 और 2, B केवल 2 और 3, C केवल 1 और 3, D 1, 2 और 3। सही उत्तर A। व्याख्या। कथन 1 सही है। भारतीय मजदूरों को अनुबंध गिरमिटिया के तहत बागानों और खानों में काम करने के लिए ले जाया जाता था। कथन 2 सही है। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को न केवल वोट देने से रोका गया, बल्कि उनके रहने के लिए अलग गंदे इलाके लोकेशंस तय किए गए थे। कथन 3 गलत है। प्रवासी भारतीयों में अधिकांश मजदूर निरक्षर थे। केवल कुछ ही व्यापारी और वकील जैसे गांधीजी शिक्षित थे और राजनीति में सक्रिय थे। Q58 निम्नलिखित में से कौन सा 1893 में महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा का सबसे संभावित कारण था? A. वो नेटाल भारतीय कांग्रेस का नेतृत्व करने गए। B. हॉल उन्हें एक भारतीय व्यापारी द्वारा कानूनी कार्यभार सौंपा गया। C. उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भेजा गया। D. वो दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्र कानूनी प्रैक्टिस के लिए गए। सही उत्तर B। व्याख्या। विकल्प ऑफ B सही है। गांधीजी को दादा अब्दुल्ला नामक एक भारतीय व्यापारी के मुकदमे की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था। उन्होंने केवल 1 साल के लिए वहां जाने का अनुबंध किया था। Q59 दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. उन्होंने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ भारतीय समुदाय को संगठित करने के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 2. उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र शुरू किया जो अंग्रेजी, तमिल, हिंदी और गुजराती में प्रकाशित होता था। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A होल केवल 1, B होल केवल 2, C होल 1 और 2, दोनों D होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर C। व्याख्या। दोनों कथन सही हैं। 1894 में गांधीजी ने नेटाल इंडियन कांग्रेस बनाई और 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया जो भारतीयों को जागरूक करने का मुख्य माध्यम था।
Q60 लिटिल प्रेस्पा झील, जो हाल ही में खबरों में थी, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा पर स्थित है? ए होल ग्रीस और अल्बानिया, बी होल तुर्की और बुल्गारिया, सी होल अल्बानिया और कोसोवो, डी होल ग्रीस और सर्बिया। सही उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ऑफ ए सही है। लिटिल प्रेस्पा झील बाल्कन प्रायद्वीप में ग्रीस और अल्बानिया की सीमा पर स्थित है। यह अपने अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए जानी जाती है। Q61 दक्षिण अफ्रीका में गांधी की गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। 1. फिनिक्स फार्म की स्थापना। 2. टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना। 3. पंजीकरण प्रमाण पत्रों के विरुद्ध सत्याग्रह। एशियाई पंजीकरण अधिनियम सबसे पहले से शुरू करते हुए ऊपर वर्णित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? ए 123 बी, 213 सी, 132 डी, 312। सही उत्तर सी। व्याख्या। सही क्रम। 1. फिनिक्स फार्म की स्थापना 1904। 2. पंजीकरण प्रमाणपत्रों के विरुद्ध सत्याग्रह, सत्याग्रह की पहली शुरुआत 1906-1907। 3. टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना 1910। Q62 महात्मा गांधी द्वारा विकसित सत्याग्रह के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक सत्याग्रही को चाहिए। 1. सत्य के लिए सदैव कष्ट सहने के लिए तैयार रहो। 2. जब तक न्याय न मिले तब तक गलत करने वाले से घृणा करो। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन गलत हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1 सही है। सत्याग्रही का मूल मंत्र अहिंसा के माध्यम से कष्ट सहकर शत्रु का हृदय परिवर्तन करना है। कथन 2 गलत है। गांधी जी का मानना था कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। एक सत्याग्रही को अपने विरोधी के प्रति भी मन में घृणा या द्वेष नहीं रखना चाहिए। नोट: प्रश्न में गलत पूछा गया है, अतः उत्तर विकल्प बी होगा। Q63 1917 के चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 1. ये भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था। 2. ये आंदोलन बिहार में दमनकारी तिनकठिया प्रणाली के तहत नील की अनिवार्य खेती के खिलाफ शुरू किया गया था। 3. समझौते के एक भाग के रूप में ब्रिटिश बागान मालिक किसानों द्वारा दावा किए गए मुआवजे का 100% वापस करने पर सहमत हुए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए कोल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। चंपारण गांधी जी द्वारा भारत में किया गया पहला सफल प्रयोग था। कथन 2 सही है। किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से तिनकठिया पर नील उगाना अनिवार्य था, जिसके खिलाफ ये आंदोलन था। कथन 3 गलत है। बागान मालिक अवैध वसूली का केवल 25% हिस्सा वापस करने पर सहमत हुए थे, 100% नहीं। गांधी जी ने इस पर सहमति जताई क्योंकि उनका मानना था कि झुकना ही उनकी नैतिक हार है। Q64 आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित गद्यांश पर विचार करें। वो 20वीं सदी के शुरुआती दौर में भारत में एक अग्रणी समाज सुधारक और मजदूर अधिकारों की पैरोकार थीं। अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल के दौरान उन्होंने मध्यस्थता के लिए महात्मा गांधी से मदद मांगी। 1920 में उन्होंने गांधीवादी आदर्शों को मजदूर कल्याण के साथ मिलाते हुए भारत के पहले ट्रेड यूनियन अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन मजदूर महाजन संघ की स्थापना की। उपरोक्त गद्यांश निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ए होल अरुणा आसफ अली, बी अनसुया साराभाई, सी कमला देवी चट्टोपाध्याय, डी सरोजिनी नायडू। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प ऑल बी सही है। अनसुया साराभाई अंबालाल साराभाई की बहन ने अहमदाबाद मिल हड़ताल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने ही मजदूर महाजन संघ की स्थापना की थी। Q65 सूर्य ग्रहण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. रिंग ऑफ फायर सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है। 2. संकर हाइब्रिड सूर्य ग्रहण एक दुर्लभ प्रकार का ग्रहण है जो चंद्रमा की छाया के पृथ्वी पर घूमने के कारण वलयाकार और पूर्ण सूर्य ग्रहण के बीच बदलता रहता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर बी। व्याख्या। कथन 1 गलत है। रिंग ऑफ फायर वलयाकार ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य के बिल्कुल बीच में होता है, लेकिन उसका आकार सूर्य से छोटा दिखता है, जिससे किनारों पर एक चमकदार घेरा रिंग दिखाई देता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक लेता है। कथन 2 सही है। हाइब्रिड सूर्य ग्रहण वो है जो पृथ्वी के कुछ हिस्सों में वलयाकार और कुछ में पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देता है।
ये बहुत दुर्लभ खगोलीय घटना है। Q66 1919 के रॉलट अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ये हंटर आयोग की सिफारिशों पर आधारित था। 2. इसने सरकार को बिना मुकदमे के व्यक्तियों को हिरासत में लेने और जूरी के बिना राजनीतिक मामलों की सुनवाई करने की अनुमति दी। 3. इसने भारतीयों के न्यायालय में अपील करने के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। 4. मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भारतीय सदस्यों ने अधिनियम के विरोध में इस्तीफा दे दिया। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन 1 गलत है। रॉलट एक्ट सिडनी रॉलट की अध्यक्षता वाली सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर आधारित था। हंटर आयोग का गठन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बाद में किया गया था। कथन 2 सही है। इसे बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया, क्योंकि ये बिना वारंट और बिना मुकदमे के 2 साल तक जेल में रखने की शक्ति देता था। कथन 3 सही है। अधिनियम के तहत विशेष न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। कथन 4 सही है। मालवीय, जिन्ना और मजहर उल हक ने इसके विरोध में परिषद से इस्तीफा दे दिया था। Q67 आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. माइकल ओ डायर नरसंहार के दौरान पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 2. नरसंहार के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। 3. जन असंतोष को दबाने में उनकी भूमिका के लिए जनरल डायर को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या: कथन 1 सही है। माइकल ओ डायर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जबकि सैन्य कमान जनरल रेजिनाल्ड डायर के हाथ में थी। कथन 2 गलत है। नाइटहुड की उपाधि रवींद्रनाथ टैगोर ने त्यागी थी। गांधीजी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई थी। कथन 3 गलत है। हालांकि ब्रिटेन के कुछ वर्गों ने डायर की प्रशंसा की, लेकिन उसे आधिकारिक तौर पर कैसर-ए-हिंद नहीं दिया गया था। उसे दोषी पाकर सेवा से मुक्त कर दिया गया था। Q68 आधुनिक भारत के इतिहास के संदर्भ में अशांति डिसऑर्डर्स जांच समिति 1919 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये समिति ब्रिटिश सरकार द्वारा गांधी के नेतृत्व में रॉलट सत्याग्रह आंदोलन की जांच के लिए गठित की गई थी। 2. समिति के भारतीय सदस्यों में पंडित जगत नारायण और सर चिमनलाल सीतलवाड़ शामिल थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल 1 और 2, दोनों डी होल ना, तो 1 और न ही 2। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन 1 गलत है। डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी हंटर समिति मुख्य रूप से जलियांवाला बाग और पंजाब में हुई अन्य अशांति की घटनाओं की जांच के लिए बनाई गई थी। कथन 2 सही है। इसमें 3 भारतीय सदस्य शामिल थे: सर चिमनलाल सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान। Q69 खिलाफत आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया क्योंकि इससे हिंदू मुस्लिम एकता बनाने का अवसर मिला। 2. कांग्रेस संवैधानिक तरीकों से स्वशासन के संघर्ष में विश्वास खो रही थी। 3. कांग्रेस जानती थी कि जनता अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए उत्सुक थी। उपर्युक्त में से कौन सा से कारण कांग्रेस द्वारा खिलाफत प्रश्न पर असहयोग कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए सही है? ए होल केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर डी। व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। रॉलट एक्ट और जलियांवाला बाग के बाद गांधीजी और कांग्रेस को लगा कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। खिलाफत के मुद्दे ने मुसलमानों को साथ लाने का मौका दिया और संवैधानिक तरीकों प्रार्थना याचिका की विफलता ने असहयोग को एकमात्र रास्ता बना दिया था। Q70 निम्नलिखित भाषाओं पर विचार करें। 1. मराठी 2, बंगाली 3, पाली 4, कोंकणी 5, मैथिली 6। प्राकृत उपर्युक्त भाषाओं में से कितनी भाषाओं को भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? ए होल केवल 3, बी केवल 4, सी केवल 5, डी सभी 6। सही उत्तर बी। व्याख्या: विकल्प ऑन बी सही है। हाल ही में अक्टूबर 2024 केंद्र सरकार ने 5 नई भाषाओं को शास्त्रीय दर्जा दिया: मराठी, बंगाली, पाली, प्राकृत और असमिया। इस सूची में कोंकणी और मैथिली शामिल नहीं है। Q71 1920 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1.
सत्र की अध्यक्षता सी विजय राघवाचार्य ने की। 2. इसने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध असहयोग कार्यक्रम अपनाया। 3. कांग्रेस ने सभी वैध और शांतिपूर्ण तरीकों से स्वराज की प्राप्ति को अपना लक्ष्य निर्धारित किया। 4. इस समय असहयोग कार्यक्रम पर असहमति के कारण जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल ने कांग्रेस छोड़ दी। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर सी। व्याख्या: कथन 1, 2 और 3 सही हैं। नागपुर अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव की पुष्टि की गई और कांग्रेस के संविधान में बदलाव कर स्वराज को मुख्य लक्ष्य बनाया गया। कथन 4 गलत है। नेहरू और पटेल ने कांग्रेस नहीं छोड़ी, बल्कि वे आंदोलन के मुख्य स्तंभ बने। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट और जी.एस. खापर्डे ने कांग्रेस छोड़ दी थी क्योंकि वे असहयोग के तरीके से असहमत थे। Q72 असहयोग आंदोलन 1920-22 से जुड़ी गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. छात्र और शिक्षक सरकारी संस्थानों को छोड़कर काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे नवस्थापित राष्ट्रीय संस्थानों में शामिल हो गए। 2. तिलक स्वराज कोष ने आंदोलन के रचनात्मक कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन सफलतापूर्वक जुटाए। 3. कांग्रेस ने स्थानीय कांग्रेस निकायों से आह्वान किया कि यदि उन्हें लगे कि लोग इसके लिए तैयार हैं तो वे सविनय अवज्ञा शुरू कर दें। 4. मिदनापुर और गुंटूर में करनही आंदोलन चलाया गया। उपरोक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल सभी 4। सही उत्तर डी। व्याख्या: सभी 4 कथन सही हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी शिक्षा का बहिष्कार कर राष्ट्रीय संस्थानों की नींव रखी गई। तिलक कोष में 1 करोड़ से अधिक राशि जमा हुई। सविनय अवज्ञा का अधिकार स्थानीय निकायों को दिया गया और बंगाल, मिदनापुर एवं आंध्र गुंटूर में कर न देने के सफल आंदोलन हुए। Q73 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। 1. चौरी चौरा की घटना और उससे संबंधित हिंसा का प्रकोप। 2. हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जैसे समूहों द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाना। 3. गांधीजी का मानना था कि जनता अभी अहिंसक आंदोलन को जारी रखने के लिए पर्याप्त अनुशासित नहीं थी। 4. ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन की प्रमुख मांगों को स्वीकार करना। 5. आंदोलन जारी रहने पर औपनिवेशिक सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर दमन का डर। उपर्युक्त में से कितने को असहयोग आंदोलन को वापस लेने के कारण माना जा सकता है? ए होल केवल 1, बी होल केवल 2, सी होल केवल 3, डी होल केवल 4। सही उत्तर सी। व्याख्या: केवल 3 सही हैं। 1, 3 और 5। चौरी चौरा में हुई हिंसा के बाद गांधीजी को लगा कि लोग अभी अहिंसा के दर्शन को नहीं समझ पाए हैं। साथ ही उन्हें डर था कि हिंसा का बहाना लेकर सरकार निहत्थे लोगों पर भीषण दमन करेगी। कथन 2 गलत है। HSRA का गठन 1924-1928 में हुआ था, जो आंदोलन वापसी के बाद की घटना है। कथन 4 गलत है। ब्रिटिश सरकार ने कोई मांग स्वीकार नहीं की थी। Q74 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय घटना ने 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में उग्र राष्ट्रवाद के विकास को प्रभावित किया? 1. इटली का एकीकरण। 2. अरब प्रांतों में ओटोमन साम्राज्य का पतन। 3. क्रीमिया युद्ध में ब्रिटिश सेना की हार। 4. रूस जापान युद्ध में जापान की विजय। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A1, 2 और 3B केवल 2 और 3C1, 2 और 4D केवल 1 और 4। सही उत्तर डी। व्याख्या: कथन 1 और 4 सही हैं। इटली के एकीकरण और 1905 में छोटे से एशियाई देश जापान द्वारा विशाल रूस को हराने की घटना ने भारतीयों का ये भ्रम तोड़ दिया कि यूरोपीय अपराजेय हैं। कथन 2 और 3 गलत हैं। ओटोमन साम्राज्य का पतन पहले विश्व युद्ध के बाद हुआ। क्रीमिया युद्ध 1850 के दशक का 20वीं सदी के राष्ट्रवाद से सीधा संबंध नहीं था। Q75 राष्ट्रीय कृषि संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. ये संपूर्ण कृषि चक्र के लिए मानकों का एक सेट होगा जिसमें प्राकृतिक और जैविक खेती जैसे उभरते क्षेत्र भी शामिल होंगे। 2. यह कोड कृषि मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। 3. इसमें प्रमुख फसलों के लिए फसल विशिष्ट मानक और सभी फसलों पर लागू सामान्य सिद्धांत शामिल होंगे। 4. इस संहिता का एक उद्देश्य कृषि विस्तार सेवाओं और नागरिक समाज संगठनों द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहायता करना है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन 1, 3 और 4 सही हैं। यह संहिता कृषि पद्धतियों के मानकीकरण के लिए है। कथन 2 गलत है।
इस कोड को भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस द्वारा तैयार किया जा रहा है, न कि सीधे कृषि मंत्रालय द्वारा। यह नेशनल बिल्डिंग कोड की तर्ज पर बनाया जा रहा है।
Q88 साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने और उसके स्थान पर पूर्ण प्रांतीय स्वायत्तता स्थापित करने की सिफारिश की। 2. इसने केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी सरकार की तत्काल स्थापना का प्रस्ताव रखा। 3. इसमें सिंध को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग करने का प्रस्ताव रखा गया। 4. इसने सुझाव दिया कि सांप्रदायिक तनाव को कम करने के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1, 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर बी। व्याख्या: कथन 1 सही है। आयोग ने 1919 के अधिनियम के द्वैध शासन को विफल माना और प्रांतों में लोकप्रिय मंत्रियों को शक्ति देने की सिफारिश की। कथन 2 गलत है। आयोग ने केंद्र में उत्तरदायी सरकार की स्थापना का विरोध किया था। उसका मानना था कि केंद्र में अभी ब्रिटिश नियंत्रण जरूरी है। कथन 3 सही है। आयोग की सिफारिशों में सिंध को बॉम्बे से और उड़ीसा को बिहार से अलग करने का सुझाव शामिल था। कथन 4 गलत है। आयोग ने सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों को बनाए रखने की सिफारिश की थी क्योंकि उसे लगा कि इसके बिना अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व सुरक्षित नहीं होगा। Q89 1930 में असम में अंग्रेजों द्वारा जारी कनिंघम परिपत्र का उद्देश्य था। ए. छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से रोकना। बी. अंग्रेजी को शिक्षा के अनिवार्य माध्यम के रूप में लागू करना। सी. आदिवासी छात्रों के सरकारी स्कूलों में दाखिला लेने पर प्रतिबंध लगाना। डी. असम में किसान समुदायों के लिए वन क्षेत्रों तक पहुंच को विनियमित करना। सही उत्तर ए। व्याख्या: विकल्प ऑन ए सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान असम के शिक्षा निदेशक कनिंघम ने एक परिपत्र सर्कुलर जारी किया जिसमें छात्रों और उनके अभिभावकों से राजनीति में भाग न लेने का लिखित आश्वासन मांगा गया था। इसके विरोध में छात्रों ने जोरदार आंदोलन किया था। Q90 लिविंग प्लैनेट इंडेक्स LPI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसे वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF द्वारा जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन ZSL के सहयोग से जारी किया जाता है। 2. यह स्थलीय, मीठे पानी और समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में कशेरुकी प्रजातियों की जनसंख्या प्रवृत्तियों पर नजर रखकर वैश्विक जैव विविधता की निगरानी करता है। 3. इसे 2020 के बाद के कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचे में एक संकेतक के रूप में जैव विविधता सम्मेलन CBD द्वारा अपनाया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी 1, 2 और 3, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 2। सही उत्तर बी। व्याख्या: तीनों कथन सही हैं। LPI जैव विविधता के स्वास्थ्य का प्रमुख मापदंड है। यह 5000 से अधिक प्रजातियों की आबादी का विश्लेषण करता है। 2022 के कुनमिंग मॉन्ट्रियल समझौते में इसे आधिकारिक प्रगति सूचक माना गया है। Q91 1928 की नेहरू रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित में से कौन सी थीं? 1. केंद्र और प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना। 2. नए प्रांतों के निर्माण में भाषा एक कारक होनी चाहिए। 3. भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का प्रावधान। 4. राज्य का धर्म से पृथक्करण। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 2 और 4, सी केवल 1, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर डी। व्याख्या: सभी 4 कथन सही हैं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति ने डोमिनियन स्टेटस की मांग के साथ साथ भाषाई प्रांतों, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों सहित और एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखने वाली सिफारिशें दी थीं। Q92 20वीं शताब्दी के दौरान भारत के विभिन्न क्षेत्रों में सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षेत्र: नेता संबद्ध। 1. तमिलनाडु। सी. राजगोपालाचारी। 2. मालाबार। केलप्पन। 3. ओडिशा। आचार्य हरिहर दास। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? ए फोल केवल 1, बी फोल केवल 2, सी फोल तीनों, डी फोल कोई नहीं। सही उत्तर सी। व्याख्या: युग्म 1 सही है। राजगोपालाचारी ने तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक नमक यात्रा निकाली थी। युग्म 2 सही है। केलप्पन केरल गांधी ने कालीकट से पय्यानूर तक नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। युग्म 3 सही है। ओडिशा में आचार्य हरिहर दास के नेतृत्व में इंचूडी में नमक कानून तोड़ा गया था। Q93 भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के तहत निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख गतिविधियां की गईं? 1. नेहरू रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूरी।
2. सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह का शुभारंभ। 3. भारत में ब्रिटिश सरकार को डोमिनियन स्टेटस की मांग स्वीकार करने के लिए 2 साल का समय प्रदान किया गया। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। ए केवल 1B, केवल 2 और 3C केवल 1 और 3D 1, 2 और 3। सही उत्तर ए। व्याख्या। कथन 1 सही है। कलकत्ता अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट को आधिकारिक रूप से स्वीकार किया गया। कथन 2 गलत है। बारडोली सत्याग्रह का शुभारंभ 1928 के शुरुआत में हुआ था, जबकि कांग्रेस अधिवेशन दिसंबर में हुआ था। ये अधिवेशन का हिस्सा नहीं था। कथन 3 गलत है। कांग्रेस ने सरकार को केवल 1 साल का समय दिया था, 1929 के अंत तक, न कि 2 साल का। यदि मांग नहीं मानी गई तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित करने की चेतावनी दी गई थी। Q94 आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में मुंजे राजा समझौता 1932 निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? ए होल प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। बी निचली जातियों के लिए मंदिर प्रवेश अधिकार पर समझौता। सी होल सिखों के लिए पृथक निर्वाचिका पर समझौता। डी होल हिंदू समुदाय के भीतर दलित वर्गों के लिए राजनीतिक सुरक्षा। सही उत्तर डी। व्याख्या। विकल्प ऑफ डी सही है। यह समझौता हिंदू महासभा के नेता BS मुंजे और दलित नेता MC राजा के बीच हुआ था। इसमें दलितों के लिए पृथक निर्वाचिका के बजाय संयुक्त निर्वाचिका के भीतर सीटें आरक्षित करने पर सहमति बनी थी। यह पूना पैक्ट से पहले का एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। Q95 हाल ही में समाचारों में देखी गई विशेष आहार उपयोग के लिए पोषण और खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति CCNFSDU निम्नलिखित में से किस संगठन से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी हुई है? ए खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान IFPRI और खाद्य एवं कृषि संगठन FAO-C, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण संघ IAFPD, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य संरक्षण संघ IAFP और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। सही उत्तर ए। व्याख्या। विकल्प ऑफ ए सही है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानकों का एक संग्रह है, जिसे FAO और WHO द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन द्वारा प्रबंधित किया जाता है। Q96 भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 1929 में आयोजित एक सम्मेलन में प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं द्वारा जारी दिल्ली घोषणापत्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए सविनय अवज्ञा के माध्यम से ब्रिटिश शासन से तत्काल और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना। बी फुल इस बात पर जोर देना कि गोलमेज सम्मेलन भारत के लिए डोमिनियन दर्जे की मांग को लागू करने के लिए एक संविधान सभा के रूप में कार्य करे। सी होल साइमन कमीशन का विरोध करना और ब्रिटिश संवैधानिक सुधारों का बहिष्कार करने का आह्वान करना। डी संवैधानिक सुधारों के अंतिम लक्ष्य के रूप में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव करना। सही उत्तर बी। व्याख्या। विकल्प ऑल बी सही है। नवंबर 1929 में नेताओं ने लॉर्ड इरविन की दीपावली घोषणा के जवाब में ये घोषणापत्र जारी किया। उन्होंने मांग की कि गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य यह तय करना नहीं होना चाहिए कि डोमिनियन दर्जा कब मिलेगा, बल्कि उसे इसे लागू करने का तरीका संविधान बनाना चाहिए। Q97 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया जाना था। 2. पूर्ण स्वतंत्रता को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। 3. 26 जनवरी 1930 को स्वराज्य दिवस निश्चित किया गया। 4. स्वतंत्र भारत के लिए मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया गया। उपर्युक्त में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के परिणाम थे? ए होल केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1, 2 और 3, डी केवल 2, 3 और 4। सही उत्तर सी। व्याख्या। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। गोलमेज सम्मेलन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। कथन 4 गलत है। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम का प्रस्ताव 1931 के कराची अधिवेशन में पारित हुआ था, लाहौर में नहीं। Q98 निम्नलिखित पर विचार करें। 1. सेना और सिविल सेवाओं पर व्यय में 50% की कमी। 2. नमक कर और सरकार के नमक एकाधिकार को समाप्त करना। 3. राजनीतिक कैदियों की रिहाई। 4. केंद्रीय विधायिका में राजनीतिक प्रतिनिधित्व में वृद्धि। 5. भारतीयों के लिए तटीय नौवहन आरक्षित करना। 6. डाक आरक्षण बिल स्वीकार करना। उपरोक्त में से कितनी मांगे?
1930 में गांधीजी द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार से की गई 11 मांगों का हिस्सा थीं। ए खोल केवल 3, बी खोल केवल 4, सी खोल केवल 5, डी खोल सभी 6। सही उत्तर सी। व्याख्या केवल 5 सही हैं। 1, 2, 3, 5 और 6। गांधीजी की 11 मांगों में सैन्य सिविल व्यय कम करना, नमक कर खत्म करना, राजनीतिक कैदियों की रिहाई, तटीय आरक्षण और डाक आरक्षण शामिल थे। बिंदु 4 गलत है। गांधीजी ने इन 11 मांगों में केंद्रीय विधायिका में प्रतिनिधित्व बढ़ाने की कोई विशिष्ट मांग नहीं रखी थी। ये मुख्य रूप से प्रशासनिक और आर्थिक सुधारों पर केंद्रित थीं। Q99 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन आई सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए नमक को केंद्रीय विषय के रूप में चुना गया था। कथन 2 नमक कर का सार्वभौमिक प्रभाव था, जिससे लगभग हर भारतीय प्रभावित था। कथन 3 नमक कर के मुद्दे का भारत में जाति या धर्म के आधार पर कोई सामाजिक विभाजनकारी प्रभाव नहीं था। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए होल कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं और दोनों कथन आई की व्याख्या करते हैं। बी होल कथन 2 और कथन 3 दोनों सही हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही कथन आई की व्याख्या करता है। सी होल कथन 2 और 3 में से केवल एक सही है और वह कथन आई की व्याख्या करता है। डी होल न तो कथन 2 और न ही कथन 3 सही है। सही उत्तर ए। व्याख्या तीनों कथन सही हैं। गांधीजी जानते थे कि नमक अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम सभी की बुनियादी जरूरत है। नमक पर कर और सरकारी एकाधिकार ब्रिटिश अन्याय का सबसे स्पष्ट प्रतीक था। चूंकि यह सबको समान रूप से प्रभावित करता था और इसमें कोई धार्मिक जातीय विवाद नहीं था, इसलिए इसने पूरे देश को एकजुट करने में मदद की। Q100 कैरकल बिल्लियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 इन्हें IUCN रेड लिस्ट में गंभीर रूप से संकटग्रस्त के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2 वे मुख्यतः रात्रिरचर होते हैं। 3 ये प्राकृतिक रूप से केवल दक्षिण एशिया में ही पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? ए कोल केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 2 और 3, डी केवल 1 और 3। सही उत्तर बी। व्याख्या कथन 2 सही है। कैरकल रात में शिकार करने वाले नॉक्टर्नल और बहुत फुर्तीले शिकारी होते हैं। कथन 1 गलत है। वैश्विक स्तर पर IUCN इन्हें कम चिंताजनक लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। हालांकि भारत में इनकी संख्या बहुत कम है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये संकटग्रस्त नहीं है। कथन 3 गलत है। ये केवल दक्षिण एशिया में नहीं, बल्कि अफ्रीका, मध्य पूर्व और मध्य एशिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं।